ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत बड़ी व्याख्या करी गई है और जिसके लिए बहुत सारी टिकाएं भी हैं। लेकिन अगर हम इसको अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य मानकर इसके ऊपर चलना शुरू करते हैं तो दुनिया भर की सारी किताबें, सारा ज्ञान सिर्फ इन पंचकोशों के अध्ययन, लेकिन उसके बाद उसका चिंतन और उसके बाद उसका मनन, अगर हम ये करना शुरू कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर इस धरा पर अपना आना सफल माना जा सकता है। जो पंचकोश की बात करते हैं तो जो पहला कोश आता है वो अन्नमय कोश है, जो कि अन्न, जिसे शुरू से आयुर्वेद कहता आया है कि हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ अन्न की देन है जो हम खाते हैं। हमारे अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, और इन सब चीजों के ऊपर जो सबसे ऊपर चीज आती है ओज। आज से 3 साल पहले जब पूरे विश्व में कोविड की महामारी से त्राहिमाम हो रहा था तो भारतवर्ष में जो इम्यूनिटी की बातें होती थी और जो हमने इम्यूनिटी की चीजें सारी जनता को यहाँ पर दी, उसका डंका आज भी पूरे विश्व में बोलता है। और वो इम्यूनिटी है क्या? वो इम्यूनिटी है हमारे शरीर का ओज, जो कि उन 7 धातुओं का एक अंतिम स्रोत है। और उसके लिए हमारे सबसे पहला जो आता है वो रस है, और उस रस से ही अगर हमारे शरीर का निर्माण होना है तो पहले उस शरीर को जानो तो सही। कितना अद्भुत शरीर हमारे भगवान ने ये हमें दिया, हमने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करी। आज हमें अपनी जॉब में से 1000 रुपए का भी अप्रेजल मिलता है ना, कभी भी उसकी तरक्की मिलती है तो हम 10 बार थैंक्स के नोट देते हैं, ईमेल्स में बड़ा थैंक्स करते हैं, अपने घर वालों के साथ पार्टी करते हैं। लेकिन इस परमात्मा ने जो हमें शरीर दे दिया, हमने उस शरीर के बारे में सोचा कि कितनी अच्छी चीजें इसके अंदर हो रही हैं, कितना चमत्कार है। बड़े से बड़ा नास्तिक भी सिर्फ 5 मिनट के लिए शरीर का चिंतन करना शुरू कर दे तो उसको पता लग जाएगा कि इसके अंदर है क्या। हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे, जिसे हम कहते हैं एक विस्मयकारी ऑर्गन, हमारा ब्रेन, 3 पाउंड का वेट, जो लगभग 1.5 किलो से भी कम बनता है, और उसके अंदर 100 करोड़ से ज्यादा सेल। 1 सेकंड के अंदर आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से क्रोध में ला सकता है। 1 सेकंड के अंदर खुशी आ सकती है, गमी आ सकती है। आप एक गर्म तवे पे हाथ रखते हैं, एकदम से हाथ पीछे करते हैं, ब्रेन ने कितने जल्दी से उसका डिसीजन दिया होगा, कितना निर्णय किया होगा कि मुझे ये हाथ यहां से उठाना चाहिए, नहीं तो मेरा हाथ जल जाएगा। अगर हमारी सिर्फ ये आर्टिस्ट की पूरी लंबाई की गिनती कर दी जाए, 6000 मील तक की इसकी लंबाई होती है। हमारे फिंगर के प्रिंट्स 40 तरह के अद्भुत, एक अलग अलग एंगल से, एक अंगूठा हमारा 40 तरह के फिंगरप्रिंट अलग अलग एंगल से दे सकता है। और उससे ऊपर हमारी आंखें 256 तरह के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे उस जो रेटिना में, जब हम पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं वहां कोडिंग के जरिए नोट होते हैं। 1,15,000 से ज्यादा हमारा दिल एक दिन में धड़कता है। इकलौता एक ऑर्गन हमारे लंग्स, जो सारे के सारे पानी के अंदर इकलौता तैर सकता है, बाकी सारे अंग हमारे शरीर और पानी के अंदर डूबने वाले होते हैं। हमारा लिवर किसी भी एक जगह से काट दिया जाए, 2% से लेके 50% तक वो वही काम दोबारा कर लेता है जो कि पूरा लिवर करता है। एक लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें डेड बॉडी का लिवर नहीं चाहिए, एक हेल्दी आदमी का लिवर, जिसको सिर्फ 10 से लेके 30% हम लगाएंगे और 1 साल के भीतर वो रीग्रो कर जाएगा। और उसके साथ हमारे शरीर में हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारे फेफड़े, हमारा पेनक्रियाज, हमारी आंतड़ियां, हमारा स्टमक, 1 लीटर से ज्यादा सलाइवा हमारी जीभ के अंदर रोज का रोज प्रोड्यूस होता है। और पता नहीं क्यों, 1 दिल दिया है, 2 हमारी किडनीज हैं, 1 हमारा लिवर है, 1 हमारा पेनक्रियाज है, 2 हमारी आंखें हैं। कितना अद्भुत से सोच के बना होगा। और आज के दिन में एक भी साइंटिस्ट डेवलप ऐसा नहीं हुआ जो लेबोरेटरी में आपकी एक आंख बना दे। जिसकी आंख चली जाती है उससे पूछ के देखो कि उसके अंदर एक आंख को लेने की कितनी तड़प है। सब तरह के दुनिया के दौलत वो आपके सामने निछावर करने को तैयार है कि मुझे एक आंख की रोशनी मिल जाए जो मैंने अपनी जवानी में खो दी। नहीं मिल सकती। एक आंख नहीं बना सकते, एक बाल का पलक नहीं बना सकते नेचुरल तरीके से। इतना अद्भुत शरीर, और हम उससे क्या कर रहे हैं? हम उससे खिलवाड़ कर रहे हैं इन चीजों के साथ कि पता नहीं जो कुछ मिलता है उसके अंदर डालते जा रहे हैं। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं गलेरिया में तो मैं पूछता हूं कि रात का खाना कितने बजे खाया? कहते एक तो हमने डिनर किया 8 बजे, एक पोस्ट डिनर किया रात के 2 बजे, क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी चल रही थी, हमें उसके बीच में कुछ एक स्पाइसी चीज चाहिए थी उसको पूरा करने के लिए। मैंने कहा यार 2 बजे आप कर रहे हो तो इसका मतलब 2:30 बजे सो के कैसे सुबह 2:30 बजे थोड़ा सोए हैं, 2:30 बजे तो इंटरवल हुआ है पिक्चर का।
हम 4 बजे सुबह सोए हैं, हम 4 बजे सो रहे हैं, सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, नाश्ता हमारा 3 बजे हो रहा है, लंच हमारा कोई पता नहीं है। ये सब चीजें क्या है? अपने शरीर के लिए एक खिलवाड़। इतना बड़ा हम शरीर का शोषण कर रहे हैं। और एक और नया कंसेप्ट शुरू हो चुका है, एक हाथ में हमारे चाय का प्याला है, दूसरे हाथ में हम सिगरेट का सूटा लगा रहे हैं। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, इससे हमें एक लिफ्ट मिलती है, हमें अपने काम करने में उत्तेजना मिलती है। ये नहीं पता कि उसके बरिए जो हम अपने लंग्स हैं उसका कितना मलिया मेट कर रहे हैं। कई बार आजकल सोशल मीडिया में यह भी समझ नहीं लगती, तथाकथित मैं इसलिए बोलूंगा कि जो डॉक्टर नहीं होते और डॉक्टर बनने का भ्रम दिखते हैं, वो कह रहे हैं कि पकोड़े में प्रोटीन मिल रहा है लेकिन शराब अच्छी है, उसके तो 2 पैग रोज के पी लिया जाए तो बहुत अच्छा है। किसी भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर को यह सुनने पे पीड़ा होती है कि शराब के 2 पैग रोज के पी लिए जाएं तो लिवर के लिए अच्छा है, किडनी के लिए अच्छा है। एक बुक का नाम है जिसका नाम है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, BMJ बोलते हैं। ये एक लंदन से बुक पब्लिश होती है। हर साल जितने भी नए एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक, एंटी पेन किलर और स्टीरॉइड निकलते हैं, लेटेस्ट जानकारी उसमें होती है। और 1976 में एक आर्टिकल उसमें छपता है कि 1 पैग रोज का शराब पीने से हमारे हार्ट की जो धमनियां हैं, जो आर्टरीज और वेन्स हैं, वो तंदुरुस्त रहती हैं। लोगों ने उसके लिए सोचा कि जो पीते थे वो तो और बढ़ना शुरू हो गए, जिन्होंने नहीं पिया कि कोई बात नहीं, 1 पैग पीने से कौन सी आदत लग जाएगी, ये तो हमारे शरीर के लिए बड़ी अच्छी बात है। और 6 साल के बाद उस डॉक्टर की पहले MBBS होती है, उसके बाद MD होती है, उसके बाद DM होती है, उसके बाद MCH होती है। इतने बड़े डॉक्टर की डिग्री छीन ली जाती है क्योंकि उसने उस शराब की कंपनी से मिलियंस डॉलर रिश्वत ली थी ये स्टेटमेंट लिखवाने के लिए। और हम कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है। मैं पेशेंट को कहता हूं कि आप सिगरेट क्यों नहीं छोड़ दे? अरे भाई वो देखो डॉक्टर शर्मा है, वो भी तो सिगरेट पी के ऑपरेशन करते हैं। अरे भाई वो हमारे लिए एक मेंटोर हमारे लिए नहीं है, वो भी एक आम इंसान है, लेकिन उसी भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। डॉक्टर शराब पीता है या डॉक्टर स्मोकिंग कर रहा है, इसका मतलब आपको ये कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया कि आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज है और हमें भी वो चीज लेनी चाहिए। यहां पर छोटे छोटे बच्चे 15-15, 16-16 साल के, जब मैं उनको देखता हूं कि वो क्लब में शराब का सेवन कर रहे होते हैं, किस तरीके से उनका अन्नमय कोष जो है वो खराब हो रहा होता है। और जब वहीं बच्चे कहते हैं कि हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हम तो रोज नॉनवेज भी खा रहे हैं, हम शराब भी पी रहे हैं, हम सिगरेट भी ले रहे हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर से हो रहा है वो जरूरी थोड़ा है कि सेम डे उसी समय पता लगे। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी बेटर हो, आपको 4 साल बाद पता लगे। एक और मेरे सज्जन हैं, वो कहते हैं कि जब मरना सबको ही है तो क्यों ना शराब पी के मरा जाए। और अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन आप उन बच्चों के बारे में सोचो जो बच्चे एक बाप का साया अपने सिर से निकल जाने के बाद क्या उनके ऊपर बीतती है। और इसके साथ साथ हमें और कई तरह के दुर्व्यसन जो है साथ में लगाने शुरू कर देते हैं। जिन लोगों के माता पिता भाई बहन डेथ बेड पे पड़े होते हैं ना, उनसे पूछ कर देखो कि किस तरह की डाइट की इंपॉर्टेंस हमारे लिए हो सकती है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। जब हम बात करते हैं इसकी आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली कि हमें कौन सा आहार लेना चाहिए, तो एक सिंपल सी बात है जो हमारे वेद में लिखा गया है। अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, और उसमें लिखा गया है ऋत बुक मित बुक हित बुक। ऋत का मतलब जो सत्य है, जो भोजन किसी के खून से ना बना हो वो ऋत बुक है। और हम अपने शरीर में प्रोटीन की पूर्ति के लिए कहते हैं कि चिकन तो हम एक हफ्ते में 5 बार खा लेते हैं, मंगलवार छोड़ देते हैं, हनुमान जी का वार है, और वीरवार भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये पीरों का वार है, तो बाकी 5 दिन तो कोई परमात्मा ने कुछ कहना नहीं है, तो हम चिकन खाएंगे ताकि हमारे शरीर के अंदर से उसकी जो प्रोटीन की पूर्ति है वो पूरी हो सके। और प्रोटीन किससे ले रहे हैं? उस जानवर से जो खुद घास खाता है। गाय का मांस हमारे लिए बुरा और भैंस का मांस हमारे लिए अच्छा, सूअर का मांस हमारे लिए अच्छा, बकरे का मांस बुरा। अरे भाई मांस मांस है, चाहे किसी भी जानवर का हो, क्योंकि वो खून से बना है, क्योंकि वो पस से बना है। आप एक एनिमल को, एक जानवर को काट रहे हैं, हमारे शरीर के जो 12 हार्मोन्स हैं वो उन जानवरों में भी हैं। जब वो निकलते हैं हमारे अंदर उसी तरीके के उनके वो टॉक्सिन मटेरियल निकलते हैं जो हमारे अंदर कई तरह की प्रॉब्लम पैदा करते हैं। फिर लोग कहते हैं कि आज तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बीमारियां को बढ़ती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में मांसाहार नहीं था, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो डे बाय डे बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। ये ऋत बुक की कंडीशन में नहीं आता है। एक सात्विक भोजन के लिए किसी भी जानवर का मांस उसके अंदर नहीं आता है। और हम कई बार क्या कहते हैं जी, जो ये तो एग जो है ये तो वेजिटेरियन है क्योंकि ये मेल और फीमेल की मेटिंग के बिना बनते हैं। लेकिन उनके लिए जो एक मुर्गे और मुर्गी के लिए अत्याचार करता है, उसका अगर मैं विश्लेषण जहां करने बैठ जाऊं तो मेरे 11 यहीं पे इसी समय बच जाएंगे। मैं कहता हूं कि जितने भी व्यक्ति मांस
का सेवन करते हैं, सिर्फ एक बार 5 मिनट के लिए वो किसी भी कत्ल खाने या बूचड़ खाने में चले जाएं, मैं दावा करता हूं किसी आर्य समाज के प्लेटफॉर्म से उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मांस का क्या नुकसान होता है। वो मानसिक रूप से इतना विकृत हो जाएगा कि उसके बाद दोबारा खा नहीं सकेगा। और हमें अपने बच्चों को एक बार के लिए वहां जरूर लेके जाना चाहिए। मेरे एक दोस्त की बेटी है, वो कहती है कि अंकल आप नहीं खाते मांस तो ना खाओ, लेकिन आप अपने स्टेटस पे ये वीडियो क्यों डाल देते हो कि किस तरह से एक बकरे का गला काटा जा रहा है। हमें नफरत होती है, घिन आती है इसको देख के। हमें प्रॉब्लम होती है उस चीज को खाने से जिसकी वीडियो हम देख रहे हैं। तो उनके ऊपर क्या बीती होगी जिनका रोज कत्ल किया जा रहा है। और रित बुक के बाद अगला शब्द आता है मित बुक। मित का मतलब है कम खाना। हमारे लिए एक बूफे का खाना लगता है तो हमें लगता है कि हमारे शादी के 1100, 2100, 5100 तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक हम अपने पेट को फाड़ कर पूरा नहीं लेके जा सकते। इतना ओवर ईटिंग कर लेते हैं कि हमारे शरीर को सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आयुर्वेद में कहा गया है कि आप एक हिस्सा जल का, एक हिस्सा वायु का और 2 हिस्सा अन्न का रखें। और वो भी रात का खाना आपके दोपहर और सुबह के खाने से कम होना चाहिए। हम इसके ऊपर भी ध्यान नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आता है हित बुक, जो कि हमारी प्रकृति के लिए हितकारी है। हमने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। आपने कभी देखा है कि हम गोलगप्पे की जो कांजी है, किसी एक व्यक्ति की खांसी उससे ठीक हो रही है, दूसरे की बढ़ रही है। एलोपैथी में, वेस्टर्न मेडिसिन में मैं किसी पैथी की बुराई नहीं करता हूं, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इतनी डिटेल एनालिटिकल स्टडी जो आयुर्वेद में है, क्योंकि आपकी प्रकृति वातज है और वातज के लिए अमल रस अच्छा है तो आपकी खांसी उससे ठीक होगी। लेकिन अगर आपकी प्रकृति पित्तज है तो आपको वो जो अमल रस है वो आपकी पित्त को बढ़ाएगा, आपकी खांसी और बढ़ेगी। इसलिए आयुर्वेद में बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि अगर आपको अपनी प्रकृति की नॉलेज है तो उसको समझिए, उसको जानिए और उसके अकॉर्डिंगली अपना बिहेव करिए। मैं तो जब कॉर्पोरेट में लेक्चर देता हूं तो मैं कहता हूं कि आपने अगर अपनी कंपनी की टर्नओवर बढ़ानी है, अगर आपने अपनी कंपनी की टोटल प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे वो सेल्स में है, चाहे वो फाइनेंस में है, चाहे वो किसी और फील्ड में है, ऑपरेशंस में है, उनको एक बार बिठाइए और एक बार उनका प्रकृति एनालिसिस करिए। अगर कोई व्यक्ति वातज है, वात का मतलब होता है एयर, अगर कोई व्यक्ति एयर वाला है तो उसको हमेशा रूक्ष चीजों से उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और रूक्ष चीजें क्या हैं? रूक्ष चीजों में हमारा मैदा आएगा, हमारे नूडल्स आएंगे, बर्गर है, पिज्जा है, मोमो है, ये सब चीजें वात को बढ़ाएंगे क्योंकि मैदा है। लेकिन वात वाला व्यक्ति के सामने अगर कोई रूक्षता का व्यवहार करे, ड्राई बिहेवियर करे, आप अपने घर में रात को पार्टी के बाद पहुंचते हैं और अपने घर में अपने पापा से कहते हैं आज मैं मिस्टर ए से मिला, उसने बड़ा ड्राई सा बिहेवियर था, अच्छे तरीके से मिला भी नहीं। पित्त और कफ वाले बंदों के लिए ये चीज बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मिला तो ना मिला। लेकिन वात वाला पेशेंट बर्सन सारा दिन सोचता रहेगा कि इसने मेरे से ड्राई बिहेवियर क्यों किया। उसकी जो पोटेंशियल है काम करने की वो भी खराब होगी, रातों की नींद भी खराब होगी, फिर तनाव बढ़ेगा, फिर खाना खाने में मन नहीं लगेगा। और अगर आप किसी को वाकई इरिटेट करना चाहते हैं और आपके घर में अगर कोई वातज बंदा है तो चुपचाप उससे ड्राई बिहेवियर करो, उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और हमें अगर उसका पोटेंशियल बढ़ाना है तो ड्राई का ऑपोजिट क्या होगा? ड्राई का ऑपोजिट होता है लुब्रिकेंट। उसको मीठा बर्ताव करो, उसको अच्छे तरीके से बर्ताव करो, उसका वातज एलिमेंट इमीडिएटली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और उसकी जो पोटेंशियलिटी है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। सेम चीज पित्त और कफ के लिए भी है। अगर आपका कोई दुश्मन पित्त प्रकृति का है तो एक ही तरीका रखिए कि हमें किसी तरीके से उसके एंगर मैनेजमेंट को डिसमैनेजमेंट कर दो, क्योंकि वो फायर है, उसकी फायर इम्बैलेंस होगी। वो पित्त का पर्सन है, आपको ये देखना है कि उसके पित्त को बढ़ाना कैसे है। जो भी उसकी सॉफ्ट चीजें हैं उसको आप इरिटेट करना शुरू करो। जो पित्त वाले बंदे का पित्त बढ़ जाएगा तो उस व्यक्ति के लिए एंगर मैनेजमेंट उसकी इमीडिएटली ब्लड प्रेशर को राइज करेगी। ब्लड प्रेशर राइज करेगा। 100 में से 60% जो केस हैं जो गूगल जी बताते हैं वो सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, ड्यू टू हाइपरटेंशन होते हैं। और अगर आप अपनी कंपनी में, आप अपने घर में कोई पित्त वाला बंदा है तो कोशिश करें कि उसके सामने ऊंचा बोलने से पहले 1 घूंट पानी का पी लें, ताकि आपको भी पता लग जाए और उसको भी कि मुझे इसकी पित्त को शांत करना है और शांत करके रखना है। ये वात, पित्त और कफ के लिए लगभग मैं YouTube पे 3 घंटे अलग अलग लेक्चर के लिए बोल चुका हूं। अभी के लिए मैं इतना ही रखूंगा। अन्नमय कोश को डेवलप करने के लिए आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। आपके भोजन में रोज फल होने चाहिए, आपके भोजन में रोज सब्जी होनी चाहिए, आपके भोजन में रोज सलाद होना चाहिए। लेकिन
कम क्वांटिटी में, अपने आप को ओवर स्टफी नहीं करना है। रात का खाना आपका किसी भी हालत में, किसी भी प्रोफेशन में 8 बजे से लेट नहीं होना चाहिए और उसके बाद 10 बजे तक आपको सो भी जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छी चीज है। 10 में से 7 लड़कियां जो पीसीओडी से सफर कर रही हैं, जहां मेरा लेक्चर हुआ था, 10 में से 7 लड़कियां, सोच के देखो कितना बड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है। और पीसीओडी की वजह से हमारा वेट भी गेन होगा, हमारे मुंह पे फेशियल हेयर भी आएंगे, तनाव भी बढ़ेगा। एकमात्र बिना दवाई के तरीका कि आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज करिए। कई बार बच्चे पूछते हैं कि इससे हम जल्दी उठेंगे, ठीक है जल्दी सो जाएंगे, लेकिन हमारे हार्मोन लेवल का क्या इसका हिसाब हुआ? इतनी बड़ी साइंस में डिटेल से बताया गया है कि हमारे वात, पित्त और कफ के डाइजेशन का और उसके ऊपर उसके पचन का एक समय होता है। हर एक पहर का एक अलग इंपॉर्टेंस है, उस पहर में वही काम करने चाहिए। सुबह का समय आपका ध्यान का है, वो ध्यान करना चाहिए। दोपहर का समय सारा दिन आपका काम का है, तो वो काम करना चाहिए। अगर हमारा अन्नमय कोश ठीक हो जाता है ना, तो प्राणमय कोश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम अक्सर अन्नमय कोश के बाद भी प्राणमय कोश, जो हमारे प्राण हैं, 5 तरह के हमारे प्राण होते हैं जिनकी अभी डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज मान के रख लो, अगर आपने अपनी जिंदगी में अपने प्राण को साधना शुरू कर दिया, आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी चिकित्सा का पार्ट आता है प्राण चिकित्सा। अगर आपने अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर लिया, अगर आपने प्राणायाम के जरिए ये जान लिया कि मुझे वात पित्त कफ को बैलेंस कैसे करना है, मुझे तम से रज, रज से सत्व की तरफ कैसे जाना है, तो आपकी जो प्राणमय कोश है उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और जो मैं एक प्राणायाम हर किसी लेक्चर में जरूर बताता हूं, वो आप जरूर प्रैक्टिस करिए। उसका नाम है, हमारे अनुलोम विलोम में जब हम सांस को रोकना शुरू कर देते हैं आफ्टर एवरी इनहेल, उसका नाम बनता है नाड़ी शोधन। अगर हम हठ योग प्रदीपिका की बात करें तो 24 किस्म है नाड़ी शोधन के, और एक सिर्फ आप कर लो लॉन्ग इनहेल, उसके बाद लॉन्ग होल्ड और उसके बाद लॉन्ग एक्सेल। और अगर आप लिवर या किडनी के पेशेंट हैं तो एक फार्मूला और याद रखिए, चाहे वो फैटी लिवर है, चाहे सिरोटिक लिवर है, चाहे किडनी की प्रॉब्लम है, इनहेल करते समय हमारा जो टोटल टाइम पीरियड स्पेंड होता है, एक्सेल के समय वो डबल होना चाहिए, और स्टॉप के समय, होल्ड के समय वो 4 गुना होना चाहिए। 1:4:2 ये रेशो है। अगर आप इसको करते हैं, मेरे पास लगभग 760 लिवर के क्योर्ड पेशेंट का डाटा है, जिनको मेडिसिन के साथ साथ इन चीजों को मैंने सिखाया है, जो पूरे तरह से क्योर होते हैं। हम अपवाद, जो आयुर्वेद में भी कहा है, कुछ जो है असाध्य रोग उनको छोड़ दिया जाए, वो हर पैथी में होते हैं, लेकिन इनसे हम काफी हद तक बेटर कर सकते हैं। एक्सरसाइज आप जिमिंग करें, रनिंग करें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, कुछ भी करें, लेकिन प्राणायाम के लिए 10 मिनट आपकी जिंदगी में रोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश का ठीक होना बहुत जरूरी होता है। अगला आता है मनोमय कोश। ये सबसे बड़ा एक कॉम्प्लेक्स चीज है, वो मन जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। हमें मन से इतनी ज्यादा गति करते हैं कि लाइट से भी ज्यादा गति मन की होती है, और अपने मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। इस बात को हमें मान लेना चाहिए। हम रोज सुबह प्रण करते हैं एक्सरसाइज के लिए, लेकिन हमारा मन डोमिनेंट हो जाता है सोने के लिए, हम नहीं कर पाते हैं। हम रोज प्रण करते हैं कि आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन गुस्सा डोमिनेंट हो जाता है, हमारा मन फिर वीक हो जाता है। हम रोज कहते हैं कि आज हमें घर में एक अच्छा और एक पोलाइट एनवायरनमेंट बना के रखेंगे, लेकिन मन फिर डोल जाता है। आज फिर हम मन के प्रॉमिस करते हैं कि हम मांस और शराब का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन शाम को मन फिर डोल जाता है। और मन को साधने के लिए एकमात्र विकल्प है योग सूत्र। पतंजलि जी ने जो दे दिया, सिंपल एक बात आप ध्यान में रख लो, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। लेकिन उस चित्त की वृत्तियों का पता तो हो, वो चित्त की वृत्तियां हमारी हैं क्या? हमारे मन को साधने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वो हमारे अष्टांग योग में एक एक तरीके से बताया गया है, खूबसूरती के साथ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अगर हम इन पे चलना शुरू करते हैं, अगर हम यम नियम को ही सिर्फ साध ले, टफ काम है। यम और नियम को साधना टफ काम है, लेकिन अगर हम उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो टफ नहीं रहता है।
नियम में तो बात बताई गई है पहले कि हमें शौच का ध्यान रखना है, यानी कि सफाई का ध्यान रखना है। वो आत्मा जो हमारे शरीर में 60, 70, 80, 90 साल तक रहती है, उसके शौच के लिए, उसकी सफाई के लिए कोई ध्यान ही नहीं रखना। हम अपरिग्रह के ऊपर कभी फोकस ही नहीं कर पाते हैं। रोज डे बाय डे अकमुलेशन बढ़ती जाती है, जो कि हमारी मन की प्रवृत्तियों को खराब करती है। हमारे मन में ये होता है कि हमें स्टे करना है, लालच करना है, और योग में बताया कि अस्ते करना है। आज मुझे हर हालत में नई कार चाहिए क्योंकि कल ही मेरे भाई ने बड़ी कार ले ली है। ये अस्ते है। ये मन में जो हम रोज तो मां बोलते हैं, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर, लेकिन राग और द्वेष को छोड़ना टफ होता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे ना, तो मन को साधने के लिए आपको अष्टांग योग को अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। अगर जो चीजें हम स्टेज पे बोल रहे होते हैं ना, अगर हम खुद उसको अपने ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करते या उसके ऊपर चलने का प्रयत्न नहीं करते ना, तो हमारे बोलने की जो एक भावना और एक जो ठोस चीज है ना, वो वजन उसमें नहीं आ पाता है। इसलिए आप उसकी तरफ चलना शुरू करो। जितनी ठोकरें रास्ते में आए, आपको लगे कि मैं इस रास्ते पे चलता चलता ठोकर खा के पीछे आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रुकना आपको उसमें नहीं चाहिए। जब हम प्रत्याहार की बात करते हैं कि हमें सारी इंद्रियों से एकाग्रचित कर एक जगह पर इंद्रियों से ही ध्यान विमुख करना है, उसमें देखना, सुनना, बोलना। और मुझे लगता है कि आज के बच्चों के लिए प्रत्याहार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ये सब चीजें हमें प्रत्याहार से रोकती हैं। तो एक कोशिश करो कम से कम कि रात के समय में आपका फोन आपके बेड साइड पे ना पड़ा हुआ हो, और अगर हो तो उसका डाटा ऑफ हो। और अगर आप अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं, तो चाहे वो किसी होटल में जा रहे हैं, चाहे आप अपने किसी हिल स्टेशन में जा रहे हैं, जितना हो सके अपने फोन को कार में या घर में रखो। उस समय अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हम जो एक रस लेना चाहते हैं वो रस नहीं आ पाएगा। हमारे मन को स्ट्रांग बनने के लिए विषयों से हटना जरूरी है, और विषय वो जो हैं वो हमारे इस आंखों के माध्यम से सबसे ज्यादा आते हैं। और मैं उन ऋषियों के अगेंस्ट हूं जो कहते हैं कि आंखें ही फोड़ लो। नहीं फोड़नी भाई आंखें। अपने अंदर मन को इतना मजबूत करो कि आपके सामने पड़ा है और आप उसको इस्तेमाल ना कर सकें। उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट कोश आता है, वो है विज्ञानमय कोश, जो सबसे ज्यादा हमें ज्ञान को संचित करने की प्रेरणा देता है। और जहां आप सब लोग बैठे हैं ना, ये आप विज्ञान में कोश को उन्नत कर रहे हैं, क्योंकि अकेला आर्य समाज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर तर्क और श्रद्धा का एक मिक्सचर आपको मिलता है। मैं जब सोचता हूं पुराने जमाने में किस तरह से आर्य समाज के बारे में दुष्प्रचार किया गया कि ये तो नास्तिक लोग हैं, और मैं जब उनको बताता हूं कि आर्य समाज से ज्यादा आस्तिक है कौन। हम राम के अंदर रमने की कोशिश करते हैं, उनकी चीजों को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, ना कि उसके अंदर एक धूप जलाने के लिए। हम कृष्ण को एक ऐसा योगी पुरुष मानते हैं जिसने एक गीता जैसा अनमोल ग्रंथ हमें दे दिया, और हम उसको माखन चोर नहीं बताते। हम उसको लड़कियों के वस्त्र हरण करने वाला एक नौजवान नहीं बताते। हम उसको किसी भी तरीके से लड़ाई को बढ़ाने वाला एक शख्स नहीं मानते। ये कुछ ऐसे दुष्प्रचार हैं जिनके लिए एक पूरी अलग से व्याख्या है कि ये हमारे आर्य समाज में सिखाया जाता है कि पहले तर्क लो, उसके बाद श्रद्धा इतनी ज्यादा हो जाए कि उसका मुकाबला ना हो।